Hello बच्चों, let's read this question. The maximum amount of electrolytes and water 70 to 80% from the glomerular filtrate is reabsorbed in which part of nephron? अब यहाँ पर देखिए नेफ्रॉन का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये जो आपको यहाँ पर दिखाया है ये कैपिलरी बेड दिखाया है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस में ब्लड को लेकर आने का काम करते हैं एफरेंट आर्टीरियो और ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेकर जाने का काम कौन कर रहा है? इफरेंट आर्टीरियो। क्लियर है इतना? फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। जो हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है और ये इसका असेंडिंग लिम्ब है। आगे की तरफ ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नजर आ रही है जिसको कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, और ये लॉन्ग ट्यूब जो है इसको कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा। जो कैपिलरी के अंदर ब्लड आया है वो 3 लेयर से होते हुए फिल्ट्रेट होगा और फिल्ट्रेट कहाँ पहुंचेगा? फिल्टर होगा। फिल्ट्रेट कहाँ पहुंचेगा? बॉमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में। 3 लेयर कौन कौन सी होती है? एक तो एंडोथेलियम होती है ब्लड कैपिलरी की, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरी एपिथेलियम ऑफ बॉमेन्स कैप्सूल जिसमें पोडोसाइट सेल्स मिलते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेट कहाँ पहुंच गया है? बॉमेन्स कैप्सूल में। इस फिल्ट्रेट को कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, और इसको प्राइमरी यूरिन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्राइमरी यूरिन। प्राइमरी यूरिन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर ना भी बहुत सारा ऐसा मटेरियल है, प्राइमरी यूरिन, बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट हैं जिनका रीअब्सॉर्ब होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं? नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है इसको हम कह देते हैं कि ये प्लाज्मा जैसा ही है, प्लाज्मा के जैसा ही है, बट थोड़ा डिफरेंस आपको मिलता है कि प्लाज्मा में WBCs, आपको RBCs, ये जो सेल्स है सेलुलर पार्ट नहीं मिलेगा, और जो प्रोटीन्स है वो यहाँ पर फिल्टर आउट होकर नहीं पहुंचती है। तो फिल्ट्रेट के अंदर सेल्स और प्रोटीन नहीं मिलेंगे। क्या क्या मिलता है फिल्ट्रेट के अंदर? नेफ्रिक फिल्ट्रेट की अगर हम बात करें, ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड होगा, और यहाँ पर इनका 100% रीअब्जॉर्प्शन मिलता है। थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है ना ये, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, और एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मिलता है इनका, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इनका कितना मिलेगा? 70%, 70 to 75%, और ये भी आप क्या देखेंगे? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन शो करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्लोराइड आयन, H2O, वाटर, ऑस्मोसिस के हेल्प से आ जाएगा, यूरिया, यूरिक एसिड, सब प्रेजेंट है किसमें? अभी रीअब्जॉर्प्शन की बात नहीं करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी सिर्फ बात करते हैं कि फिल्ट्रेट जो है उसके अंदर, जिसे हम प्राइमरी यूरिन कह रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर ये सब है, यूरिया, यूरिक एसिड भी है, ठीक है, अदर सब्सटेंस है। अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं? जो ग्लूकोज है ना, हाई थ्रेशोल्ड, अमाइनो एसिड हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है, इनका 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, बट उस कंडीशन में नहीं जब बहुत ज्यादा, जैसे आप देखते हैं ना डायबिटिक पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं कि सारा ग्लूकोज उनमें से भी अब्जॉर्ब हो जाएगा, उनका फिर यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट भी होता है। आप देखते हैं ना जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके यूरिन में भी ग्लूकोज के ट्रेस देखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज समझनी है, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है, एक लिमिट है जिस तक रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे? सोडियम और पोटेशियम का 70 और 75% रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं, और यहाँ पर भी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं, वाटर ऑस्मोसिस के हेल्प से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रीअब्जॉर्प्शन देख रहे हैं, और ये रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इसीलिए कह दिया जाता है कि 70 to 80% यहाँ पर वाटर इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। डीसीटी में, अगर डीसीटी की बात बाद में करेंगे, पहले हम लूप ऑफ हेनले की बात कर लेते हैं। लूप ऑफ हेनले में जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ना, वो परमिएबल होता है वाटर के लिए। ठीक है, सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है। असेंडिंग लिम्ब की अगर बात करें तो असेंडिंग लिम्ब आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इनके लिए परमिएबल है। और यहाँ पर आप क्या देखते हैं? रीअब्जॉर्प्शन होता है, और मेडिलरी इंटरस्टिशियम में इन आयंस को डाल दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को डाल दिया जाता है, जो यहाँ पर हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है डीसीटी। डीसीटी से भी आयन का रीअब्जॉर्प्शन आप देखते हैं। कंडीशनल वाटर रीअब्जॉर्प्शन देख सकते हैं, कंडीशनल होगा वो जब हार्मोन की एक्टिविटी होती है ना, तब आप वाटर का रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। बट यहाँ पर अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी आप आयंस का, सिंपली हम हार्मोन की बात नहीं कर रहे हैं, आयंस का रीअब्जॉर्प्शन देखेंगे। फिर यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, तो कलेक्टिंग डक्ट में तो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। फिर देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। पीसीटी में आप देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है कितना? 70 to 80%।
डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं, तो आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये वाटर के लिए इम्पर्मिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। यहाँ तो आप वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं देखेंगे। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ आप आयन का रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, बट यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। जब हार्मोन काम करता है तब आप यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में आप यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं देखते, और 70 to 80% तो बिल्कुल भी नहीं देखते, तो ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन 1, और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 294 पर गिवन है आपके न्यू एनसीईआरटी में। थैंक यू।